हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद से, उन सभी टॉपिक्स पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 3 4 5 6 7 8 9 ओके, टोटल अप्रॉक्सीमेटली टोटल देयर आर 7 न्यूमेरिकल्स, अप्रॉक्सीमेटली 7 न्यूमेरिकल्स हैं। 7 न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तुमको थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये हमको पता है। तो R3 अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 होल स्क्वायर विच इज 9। R1 इधर गया तो R3 इज 9 टाइम्स R1, तो देयरफॉर R3 इज 9 टाइम्स R1 यानी 0.53, तो देयरफॉर R3 इज 9 3s are 27, 2 9 5s are 45, 47, तो 4.77 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। कितना आसान था ना, सिर्फ ये पता होना चाहिए ये कंसेप्ट। ओके, तो चलो, ये हमारा था पहला न्यूमेरिकल आज का। कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जब वो गिरा तो उसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी L3 माइनस L1 निकालना है। ओके, हमको मालूम है nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π होता है, तो देयरफॉर L3 माइनस L1 इज इक्वल टू n का वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट में 3h अपॉन 2π माइनस 1h अपॉन 2π यानी h अपॉन 2π। 3h माइनस h इज 2h अपॉन 2π, 2 कट हो गया। h का वैल्यू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14। वैल्यू सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर निकाल लेना है। यूनिट लगाना है सही, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट सही लगाना बेटा, नहीं तो यूनिट के आधे मार्क कट जाएंगे। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, केजी मीटर स्क्वायर है। केजी मीटर पर सेकेंड ये लीनियर मोमेंटम का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम का। An electron in hydrogen atom stays in its second orbit for 10 to the power minus 8 second. How many revolutions will it make around the nucleus in that time? उस समय में वो कितने revolutions करेगा? ओके, सबसे पहली बात, थर्ड ऑर्बिट में है, इतने देर के लिए रह रहा है। थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक आएगा वो, उतने चक्कर में ये देखो, सॉरी, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में डायरेक्ट तो नहीं आएगा, वो बहुत सारे रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर फर्स्ट पे आएगा। डायरेक्ट नहीं आएगा, ये मैंने डायरेक्ट बनाया लेकिन ऐसा नहीं होगा, या ऐसा 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 करते करते ऐसा आएगा, ठीक है। तो वो जब गिरेगा फर्स्ट ऑर्बिट पे तो कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा ये निकालना है अपने को, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू H न्यू, तो पहले न्यू निकाल लेंगे। न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, ठीक है। नाउ E1 का वैल्यू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E2 का वैल्यू कितना होता है, E1 अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब E1 बाई 4 मतलब माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देयरफॉर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया न्यू के लिए तो कितना मिला, माइनस 3.4 प्लस 13.6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन वैल्यू कितना है H का 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी यानी क्या कि एक सेकेंड में लेटर से इसका आंसर कुछ तो आया, दैट मच हर्ट्स, है ना, x हर्ट्स, इसका आंसर x आया, यानी एक सेकेंड में उसने x रिवोल्यूशन किए। तो देयरफॉर 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स में, क्योंकि वो उतने देर, ये एक सेकेंड में इतने रिवोल्यूशन कर रहा है ना, लेकिन वो ऑर्बिट में कितने देर तक है, 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स, इतने समय में कितने रिवोल्यूशन करेगा ये निकालना है ना। तो देयरफॉर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे ऐसा, है ना, n रिवोल्यूशंस, है ना,
n रिवोल्यूशन, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1, तो n इज इक्वल टू दैट मच रिवोल्यूशन। x की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। आई गेस ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर 2.46 इंटू 10⁻7 आ रहा है, ठीक है, सॉल्व कर लेना है इसको। ओके चलो नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी किस लेवल के डबली आयोनाइज्ड लिथियम के बराबर होती है ना। वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एनर्जी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बोला है ना। अगर ये सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो Z फॉर लिथियम अपॉन N फॉर लिथियम, ओके, N फॉर लिथियम होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Z फॉर हाइड्रोजन अपॉन N फॉर हाइड्रोजन होल स्क्वायर। अब लिथियम के लिए, है ना, लिथियम के लिए Z कितना होता है, लिथियम के लिए Z 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के लिए Z 3, तो 3 अपॉन n लिथियम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 होल स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z 1 है और उसके लिए क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट हमेशा n 1 होता है, ध्यान में रखना, ओके। तो टेकिंग रूट, तो 3 अपॉन n Li इज इक्वल टू 1, तो NLi इज इक्वल टू 3, यानी लिथियम की कौन सी एनर्जी लेवल है, विच लेवल ऑफ एनर्जी, थर्ड लेवल ऑफ एनर्जी, तीसरी लेवल एनर्जी की लिथियम की, उसकी जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। लेकिन लिथियम कैसा होना चाहिए, डबली आयोनाइज्ड, ठीक है। चलो एनीवेज, समझ में आया सबको ये कंसेप्ट, ओके। डिटरमाइन द एनर्जीज इन द फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, है ना। पहले पार्ट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड लेवल, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड लेवल, ध्यान में रखना। ग्राउंड स्टेट, फिर बाद में आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड एनर्जी लेवल, दैट इज इक्वल टू E1 अपॉन 2 स्क्वायर, that is minus 13.6 upon 4, यानी minus 3.4 electron volt. This is energy in first excited state. Second excited state की बारे में बात करेंगे, E3 that is equal to E1 upon 3 square. E1 कितना है, minus 13.6 upon 3 square 9, तो ये minus 1.51 electron volt E3, ठीक है। अब व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज, है ना, सेकेंड पार्ट में एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी देखना ध्यान से, हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, that is minus 3.4 minus 13.6, तो कितना आएगा इसका आंसर, 13.6 माइनस ये 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एक्साइटेशन एनर्जी फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, डेल्टा E is equal to E3 minus E1, that is equal to E3 कितना है बेटा, minus 1.51 प्लस, तो माइनस 13.6, तो इसका आंसर कितना आएगा, minus 13.6, सॉरी minus 1.51, 12.09, है ना, 10 1 कैरी 6 13, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा E, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लो, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एज्यूम दैट एन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल रेडियस 1.80 फर्मीमीटर इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, है ना। कौन? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज जो होता है ना, दैट इज 2e, याद रखना। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e, ये अल्फा पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, किसके तरफ? गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ। गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज होता है 79e, याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो इसका भी अच्छा खासा रेडियस है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, है ना, काइनेटिक एनर्जी थी। फिर जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, है ना, तो ये पहुँचा और इसने टच किया इसके सरफेस को, किसके? गोल्ड न्यूक्लियस के सरफेस को। किसने? अल्फा पार्टिकल ने, और रुक गया। रुक गया बोले तो रुक गया, क्यों रुका? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली गई और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ क्या कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे, है ना। तो हाउ मच एनर्जी डिड इट स्टार्ट विथ? काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया उसने, तो काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग बोलेंगे एज अल्फा पार्टिकल मूव्स, एज अल्फा पार्टिकल मूव्स या मूव लिखेंगे, मूव टूवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, है ना, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4πε0, दोनों के इस पर के चार्ज का प्रोडक्ट। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2e, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 79e, तो इट इज 2e इंटू 79e अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस कितना आएगा? इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, तो दोनों का रेडियस कितना है? 1.8 और 6.23, तो 1.8 प्लस 6.23 फर्मीमीटर है ना। फर्मीमीटर इसलिए 10⁻⁻15, वहां पे स्क्वायर नहीं आता है, आर स्क्वायर नहीं आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस आता है, ध्यान में रखना, है ना। 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े अपन, Q1 Q2/R, ठीक है। अब इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, ये डायरेक्ट लिखना है तुमको। 2 इंटू 79 कितना है? 2 9 18, 1 कैरी 158 इंटू ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 1.8 प्लस 6.23 कितना हुआ? 10 1 कैरी 8.03 इंटू 10⁻⁻15। इसको सॉल्व कर लेना है ओके। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जूल में 4.53 इंटू 10⁻⁻12 जूल। फिर क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया? ओके, चलो लास्ट प्रॉब्लम आज का। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस इन पाश्चन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। ओके, पाश्चन सीरीज के लिए हमको पता होना चाहिए कि n का वैल्यू 3 होता है। नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे 1/λ इज इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। RH का वैल्यू हमको दिया रहेगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट लाइन, है ना, 1/λ1 इज इक्वल टू 1.097
इंटू 10⁻7 ब्रैकेट में 1/3² माइनस। अब पहली लाइन तब आएगी जब जब इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे गिरेगा, थर्ड पे, मतलब m का वैल्यू 4 रहेगा, तो 1/4², 3² माइनस 1/4²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और λ1 निकालना है ना। तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, वो आएगा 1875 नैनोमीटर, याद रख लो। ठीक है, नाउ सिमिलरली फॉर सेकेंड लाइन m का वैल्यू 5 डालना है, ओके, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है ना। और फॉर थर्ड लाइन m का वैल्यू 6 डालना है ना। तो इसके लिए λ2 और इसके लिए λ3 वैल्यूज तुमको निकालना है, ओके। सेम फॉर्मूला, सेम है ना। n का वैल्यू चेंज नहीं होगा, n तो 3 रहेगा क्योंकि पाश्चन सीरीज है। तो वैल्यूज जो आएंगे इसके 1282 1094 नैनोमीटर, 1094 नैनोमीटर, ये वैल्यूज आएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये सॉल्व करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे बेस्ड ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल और उसके फॉर्मूलेस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया कॉन्सेप्ट। ओके, दैट्स इट।